my movies just placed and presented to me on a silver platter, which just comes to me because I ask for it. प्लीज पटाखे मत फोड़ना. The dogs feel very upset. हाँ हाँ, I'm talking about animals again, but करना पड़ता है. क्या आपको लगता है आलिया भट्ट आज जो कुछ भी है वो सिर्फ उनकी मेहनत है या फिर ये बॉलीवुड के सबसे बड़े नेपोटिज्म सिंडिकेट का एक सोचा समझा प्लान है? वही आलिया भट्ट जो स्क्रीन पर देशभक्ति का ज्ञान देती हैं, पर जिनके पास खुद इंडिया का पासपोर्ट तक नहीं है? वही एक्ट्रेस जो एनिमल से प्यार का नाटक करती हैं पर लाखों के लेदर बैग्स फ्लॉन्ट करने से बाज नहीं आती? आज के इस वीडियो में हम आलिया भट्ट का वो चेहरा दिखाएंगे जो उनकी पीआर टीम आपसे छुपाती है। कैसे उन्होंने दूसरी एक्ट्रेसेस से फिल्में छीनी, कैसे उनके गॉडफादर करण जौहर ने उनके रास्ते से हर टैलेंटेड आउटसाइडर को साफ किया, और उनके भाई का वो डार्क कनेक्शन जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि नेशनल अवार्ड से लेकर ब्रिटिश सिटीजनशिप तक आलिया भट्ट की हर सच्चाई आज इस वीडियो में एक्सपोज होने वाली है। क्या वो सच में सुपरस्टार है या सिर्फ एक पीआर मेड बबल? चलिए शुरू करते हैं। आलिया भट्ट आज बॉलीवुड की सबसे बड़ी सुपरस्टार, लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है 15 मार्च 1993 को मुंबई की एक ऐसी फैमिली में जिसे कंट्रोवर्सी की फैक्ट्री कहा जाता है। उनके पिता हैं महेश भट्ट, एक ऐसे डायरेक्टर जो अपनी मूवीज से ज्यादा अपनी अजीब स्टेटमेंट्स और कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों के लिए न्यूज़ में रहे हैं। उनकी मां है सोनी राजदान, जो खुद एक एक्ट्रेस हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वो ब्रिटिश ओरिजिन की है। और यही वजह है कि आलिया के पास जन्म से ही इंडिया नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम की सिटीजनशिप है। लेकिन आलिया के घर का माहौल किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। उनकी एक सगी बहन है शाहीन भट्ट, लेकिन कहानी तब उलझती है जब हम बात करते हैं उनके सौतेले सिबलिंग्स की। पूजा भट्ट और राहुल भट्ट, महेश भट्ट की पहली पत्नी किरण भट्ट के बच्चे। वही पूजा भट्ट जिनके साथ महेश भट्ट का एक कंट्रोवर्शियल मैगजीन कवर आज भी इंटरनेट पर आग लगाए रखता है। और वही राहुल भट्ट जिनका नाम 26/11 अटैक्स के मास्टरमाइंड डेविड हेडली के साथ जुड़ने पर पूरे देश में हंगामा मच गया था। सोचिए, एक बच्ची जो ऐसे माहौल में बड़ी हो रही हो जहां हर दूसरे दिन एक नई कंट्रोवर्सी जन्म लेती है, क्या उनका इनोसेंट दिखना सिर्फ एक एक्टिंग है? आगे देखिए कैसे इसी फैमिली लेगेसी का फायदा उठाकर आलिया ने आउटसाइडर्स के रास्ते बंद किए। हमें लगता है कि एक फिल्मी खानदान में पैदा होना किसी जन्नत से कम नहीं होता। लग्जरी, गाड़ियां और बड़े लोग, आलिया के पास ये सब था, लेकिन इन दीवारों के पीछे का सच काफ़ी टॉक्सिक था। आलिया ने खुद कई इंटरव्यूज़ में हिंट दी है कि उनका बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। उनके पिता महेश भट्ट हमेशा अपनी ही कंट्रोवर्सीज़ में बिजी रहते थे, लेकिन सबसे बड़ा दर्द था कांस्टेंट कंपैरिजन। आलिया को हमेशा उनकी बड़ी बहन पूजा भट्ट की शैडो में रखा गया। पूजा भट्ट जो 90s की सबसे बड़ी सेंसेशन थी, जिन्हें महेश भट्ट अपनी सबसे बड़ी कामयाबी मानते थे। जब आलिया छोटी थी तो उन्हें बार बार यह एहसास दिलाया जाता था कि वो पूजा जितनी सुंदर, टैलेंटेड या बोल्ड नहीं है। महेश भट्ट ने एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि आलिया में वो आग नहीं है जो पूजा में थी। सोचिए, एक मासूम बच्चे के दिमाग पर क्या गुजरी होगी जब उसका अपना बाप उसे सेकंड बेस्ट समझे। लोग कहते हैं कि आलिया का ये जो ऑब्सेशन है ना, हर मूवी में बेस्ट दिखने का, हर अवार्ड छीन लेने का और खुद को नंबर 1 साबित करने का, ये दरअसल उसी बचपन के ट्रॉमा का रिजल्ट है। वो आज भी वही छोटी बच्ची हैं जो अपने पिता को ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं पूजा से बेहतर हूँ। क्या इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से उन्होंने इंडस्ट्री में दूसरी एक्ट्रेसेस को अपना दुश्मन मान लिया? क्या यही वजह है कि वो किसी और की सक्सेस बर्दाश्त नहीं कर पाती? सिर्फ पिता महेश भट्ट ही नहीं, बल्कि आलिया के अपने सगे भाई राहुल भट्ट ने भी आग में घी डालने का काम किया है। राहुल भट्ट ने अपने कई एक्सप्लोजिव इंटरव्यूज में खुलेआम आलिया और पूजा के बीच के फर्क को हाईलाइट किया है। She is not even half, not talent, ना तो लुक्स, ना तो सेक्सी। मेरे सगी बहन के सामने पानी का है। इतनी लग्जरी, इतना नाम, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आलिया भट्ट अपने इतने बड़े और इन्फ्लुएंशियल खानदान के साथ क्यों नहीं रहती? क्यों उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना अलग घर बसा लिया? इसका जवाब छुपा है उनकी फैमिली की उस टॉक्सिक लेगेसी में जिसे आलिया हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती थी।
सॉसेस की माने तो आलिया को हमेशा से लगता था कि अगर वो भट्ट सरनेम के बोझ तले रहीं तो वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगी। जिस घर में उनका कंपैरिजन हमेशा पूजा भट्ट से किया जाता हो, जहां उनके भाई राहुल का नाम टेररिस्ट हैंडलर्स के साथ जुड़ता हो और जहां उनके पिता महेश भट्ट की हर स्टेटमेंट एक नया तमाशा खड़ा करती हो, वहां रहना आलिया के लिए एक मेंटल टॉर्चर बन चुका था। अब बात करते हैं उस सच की जिसे भट्ट खानदान मिटा देना चाहता है। एक ऐसी कहानी जो ग्लैमर के दुनिया से शुरू होकर सीधा 26/11 के दहशतगर्दी के रास्ते तक जाती है। आलिया भट्ट के भाई राहुल भट्ट। इनका रिश्ता किसी आम आदमी से नहीं बल्कि उस शख्स से था जिसने मुंबई को खून से लथपथ करने की साजिश रची थी। डेविड कोलमैन हेडली। कहा जाता है कि हेडली, जो लश्कर-ए-तैयबा का एजेंट था, उसने राहुल भट्ट का इस्तेमाल किया मुंबई की रेकी करने के लिए। वो दोनों साथ में जिम जाते थे, साथ में घूमते थे। राहुल ने अनजाने में हेडली को वो सारी डिटेल्स दी जो आगे चलकर मुंबई हमलों का आधार बनी। लेकिन सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक हेडली ने राहुल को हमले से पहले वार्निंग दी थी कि 26 नवंबर को साउथ मुंबई मत जाना। राहुल को तो बचा लिया गया, लेकिन पूरा देश उस दिन रो रहा था। जब ये बात बाहर आई तो पूरे भट्ट परिवार पर देशद्रोही होने के इल्जाम लगने लगे। इस एक हादसे ने आलिया भट्ट को अंदर तक हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक उभरती हुई एक्ट्रेस जिसका भाई एक ग्लोबल टेररिस्ट के साथ इतना क्लोज हो। आलिया को समझ आ गया था कि अगर उन्हें बॉलीवुड में सर्वाइव करना है तो उन्हें इस ब्लैक लेबल से पीछा छुड़ाना ही होगा। इसी वजह से आलिया ने अपने भाई और अपने पिता से एक ऐसी दूरी बना ली जो आज तक खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने भट्ट होने की पहचान को पीछे छोड़कर एक नया ब्रांड आलिया बनाया, ताकि लोग उन्हें हेडली के दोस्त के परिवार के रूप में नहीं बल्कि एक सुपरस्टार के रूप में देखें। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या खून के रिश्ते कभी पीछे छूटते हैं, या आलिया का ये डिस्टेंस सिर्फ एक स्मार्ट पीआर मूव था? इसी वजह से जैसे ही उन्हें पहली कामयाबी मिली, उन्होंने सबसे पहला काम किया घर छोड़ना। कहा जाता है कि आलिया अपनी फैमिली से सिर्फ ओकेजन्स पर मिलती हैं। आज वो महेश भट्ट की बेटी से ज़्यादा करण जौहर की बेटी कहलाना पसंद करती हैं, क्योंकि जो इज्जत और सुपरस्टार वाला ट्रीटमेंट उन्हें करण ने दिया, वो उन्हें अपने सगे पिता से कभी नहीं मिला। आलिया ने अपने फैमिली प्रोडक्शन हाउस विशेष फिल्म्स के साथ एक भी मूवी नहीं की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। जब पूरा खानदान मूवीज बना रहा हो, तब आलिया का बाहर जाकर काम मांगना ये दिखाता है कि उनके और उनके पिता के बीच की दरार कितनी गहरी है। क्या ये उनका इंडिपेंडेंस है या अपने पास्ट से भागने की एक कोशिश? महेश भट्ट से दूरी बनाने के बाद आलिया को जरूरत थी एक ऐसे गॉडफादर की जो उनके रास्ते के सारे कांटे साफ कर सके। और तब एंट्री हुई बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग मेकर की, करण जौहर की। लोग कहते हैं आलिया ने मेहनत की, लेकिन सच तो ये है कि उनका करियर सिल्वर प्लैटर पर सजाकर पेश किया गया था। जहां हजारों टैलेंटेड आउटसाइडर्स सालों तक धक्के खाते हैं, वहां आलिया को बिना किसी ऑडिशन के स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसा ग्रैंड डेब्यू मिल गया। क्यों? क्योंकि करण जौहर ने उन्हें अपनी धार्मिक बेटी मान लिया था। लेकिन ये सिर्फ एक डेब्यू तक लिमिटेड नहीं था। करण ने आलिया को एक ऐसी शील्ड दी है जो बॉलीवुड में किसी और के पास नहीं है। हर बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट पहले आलिया के पास जाती है। अगर आलिया को कोई फिल्म पसंद आ जाए तो मजाल है कि वो किसी और एक्ट्रेस को मिल जाए। करण जौहर ने हर प्लेटफॉर्म पर, हर इंटरव्यू में आलिया को बेस्ट एक्ट्रेस इन द कंट्री बोल बोलकर लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया है। करण का ये ऑब्सेशन इस हद तक है कि वो बाकी एक्ट्रेसेस जैसे कृति सनन या श्रद्धा कपूर के सामने भी आलिया की ही तारीफ करते हैं, उन्हें नीचा दिखाने के लिए। क्रिटिक्स का तो यहाँ तक कहना है कि आलिया भट्ट एक नेचुरल स्टार नहीं बल्कि करण जौहर की बनाई हुई एक मार्केटिंग मिरेकल है। अगर करण का हाथ आलिया के सर से हट जाए तो क्या वो एक दिन भी इस इंडस्ट्री में टिक पाएंगी, या फिर उनका पूरा सुपरस्टार स्टेटस सिर्फ धर्मा प्रोडक्शंस के पैसे और पावर के दम पर टिका है? आपको लग रहा होगा कि ये सब सिर्फ लोगों के लगाए हुए इल्जाम है, तो रुकिए, क्योंकि खुद आलिया भट्ट ने ऑन कैमरा वो बात कबूल की है जो बाकी नेपो किड्स छुपाने की कोशिश करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब आलिया से उनके स्ट्रगल और नेपोटिज्म पर सवाल किया गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, "माई मूवीज वर जस्ट प्लेस्ड एंड प्रेजेंटेड टू मी ऑन अ सिल्वर प्लैटर।" जी हाँ,
उन्होंने खुद माना कि उन्हें रोल्स के लिए वो धक्के नहीं खाने पड़े जो एक आम आउटसाइडर को खाने पड़ते हैं। जब बाकी एक्ट्रेसेस ऑडिशंस की लंबी लाइंस में खड़ी होती हैं, तब आलिया के लिए उनके पापा या उनके गॉडफादर करण जौहर स्क्रिप्ट्स लेकर उनके ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं। सोचिए, उन्होंने लिटरली एडमिट किया कि उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये सुनकर उन लोगों पर क्या गुजरी होगी जो सालों से एक छोटे से रोल के लिए तरस रहे हैं। आलिया का ये ऑनेस्ट कन्फेशन दरअसल उन लाखों स्ट्रगलर्स के मुंह पर एक तमांचा था। ये कन्फेशन ये साबित करता है कि आलिया को पता है कि वो एक प्रिविलेज्ड प्रोडक्ट है, लेकिन क्या सिर्फ ये कबूल कर लेने से उनका स्ट्रगल असली हो जाता है, या फिर ये उनका एक स्मार्ट तरीका था लोगों की सिंपैथी जीतने का। असलियत तो ये है कि सिल्वर प्लैटर पर मिली हुई चीज़ों की कद्र अक्सर उन्हें नहीं होती जिन्हें वो आसानी से मिल जाती हैं। बॉलीवुड में एक कहावत है, मेहनत करो तो फल मिलेगा, लेकिन आलिया भट्ट के लिए ये कहावत थोड़ी अलग है। डायरेक्टर के पीछे पड़ो, रो धोकर रोल छीनो और फल अपने घर ले आओ। जी हाँ, आलिया भट्ट पर ये इल्ज़ाम एक बार नहीं बार बार लगा है कि वो बड़े डायरेक्टर्स के सामने लिटरली भीख मांगती हैं ताकि मूवी किसी और टैलेंटेड एक्ट्रेस के हाथ में लग जाए। सबसे बड़ा मिसाल है एसएस राजामौली। आलिया ने खुद एक इंटरव्यू में हंसी मजाक में बताया कि उन्होंने एयरपोर्ट पर राजामौली सर को देखा और उनके पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा, सर मुझे आपकी फिल्म में काम करना है, प्लीज़ मुझे ले लो। रिजल्ट, उन्हें आरआरआर में सीता का रोल मिल गया। लेकिन क्या वो रोल उनके टैलेंट की वजह से था? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक 10 मिनट का कैमियो था जिसे आलिया की पीआर टीम ने ऐसे बेचा जैसे वही फिल्म की हीरोइन हो। उन्होंने एक साउथ इंडियन एक्ट्रेस का हक सिर्फ अपने कनेक्शंस और पीछे पड़ने की आदत से छीन लिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे के लिए भी उन्होंने यही किया। जब उन्हें पता चला कि इम्तियाज एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं तो वो उनके पीछे पड़ गई। कहा जाता है कि इम्तियाज पहले किसी और को लेना चाहते थे, लेकिन आलिया की जिद और करण जौहर के प्रेशर ने उन्हें मजबूर कर दिया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह जब शेल्व हुई तो आलिया उनके ऑफिस के बाहर लिटरली रोने लगी। उन्हें डर था कि उनके हाथ से एक बड़ी फिल्म निकल जाएगी, और भंसाली ने उन्हें चुप कराने के लिए गंगूबाई काठियावाड़ी दे दी। इसे पैशन नहीं, डेस्परेशन कहते हैं। जब आप इतने बड़े स्टार बन चुके हों तब भी आपको दूसरों के रोल्स छीनने के लिए गिड़गिड़ाना पड़े, तो सवाल उठता है, क्या आलिया को अपने टैलेंट पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें डर है कि अगर वो डायरेक्टर्स के पीछे नहीं पड़ेंगी तो लोग उन्हें भूल जाएंगे और कोई असली टैलेंटेड आउटसाइडर उनकी जगह ले लेगा? दोस्ती अपनी जगह और करियर अपनी जगह, लेकिन आलिया भट्ट के लिए करियर हमेशा दोस्ती से ऊपर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है 2016 की फिल्म डियर जिंदगी। बहुत कम लोग जानते हैं कि डायरेक्टर गौरी शिंदे की पहली चॉइस आलिया भट्ट थी ही नहीं। ये फिल्म दरअसल कटरीना कैफ के लिए लिखी गई थी। कटरीना ने स्क्रिप्ट सुनी थी, उन्हें आइडिया पसंद आया था और वो गौरी के साथ टच में थी। लेकिन जैसे ही इस प्रोजेक्ट की खबर आलिया भट्ट और उनके गॉडफादर करण जौहर तक पहुंची, गेम पूरी तरह पलट गया। कहा जाता है कि आलिया ने स्क्रिप्ट में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और पीछे से ऐसी लॉबिंग हुई कि कटरीना को पता चलने से पहले ही फिल्म उनके हाथ से निकलकर आलिया की झोली में गिर गई। ये वही वक्त था जब आलिया और कटरीना जिम में साथ पसीना बहाती थी और मीडिया में BFF गोल्स देती थी, लेकिन पीछे पीछे आलिया वही रोल छीन रही थी जो उनकी दोस्त को मिलने वाला था। क्रिटिक्स का कहना है कि आलिया को डर था कि अगर कटरीना ने शाहरुख खान के साथ ये डीप इमोशनल रोल कर लिया तो कटरीना की एक्टिंग पर सवाल उठाने वाले चुप हो जाएंगे। इसलिए अपना रास्ता साफ करने के लिए उन्होंने इस रोल पर कब्जा कर लिया। सोचिए, जब दोस्ती का ये हाल है तो इंडस्ट्री के बाकी लोगों के लिए आलिया कितनी इनसिक्योर होंगी। क्या ये सिर्फ करियर ड्रिवन होना है या फिर किसी के मुंह से निवाला छीन लेना? आपको क्या लगता है, क्या कटरीना इस रोल में बेहतर लगती? आलिया की इमेज तब मिट्टी में मिल गई जब उन्होंने कॉफ़ी विद करण पर इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम ही गलत बता दिया। लोग उन्हें ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स कहने लगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये उनका फेक डम पर्सोना था, ताकि लोग उन्हें एक मासूम बच्ची समझकर उनकी चालाकियों को इग्नोर कर दें। प्लीज पटाखे मत फोड़ना, द डॉग्स फील वेरी अपसेट। अब बात करते हैं उनके डबल स्टैंडर्ड्स की। दिवाली आती है तो आलिया मैडम एनिमल लवर बनके ज्ञान देने लगती हैं कि पटाखे मत फोड़ो, कुत्ते डरते हैं। लेकिन मैडम, जब आप गुची जैसे ब्रांड्स के लिए लेदर बैग्स प्रमोट करती हैं तब एनिमल्स को दर्द नहीं होता?
क्या उन बेजुबानों की जान आपके फैशन से सस्ती है? फेक पीआर का नया नाम है आलिया भट्ट। आरआईआर के टाइम उनकी टीम ने ऐसे आर्टिकल्स छपवाए जैसे वही फिल्म की लीड हो, पर जब लोग थिएटर गए तो पता चला आलिया का रोल सिर्फ 10 मिनट का था। अजय देवगन का कैमियो उनसे बड़ा और ज्यादा इम्पैक्टफुल था, लेकिन सारी ग्लोबल आइकन वाली पब्लिसिटी आलिया ने बटोरी। इसे कहते हैं नाम बड़ा और दर्शन छोटा। आलिया का लव भी किसी टारगेट से कम नहीं था। जब वो सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ थी तब भी वो ऑन कैमरा कहती थी कि उन्हें रणबीर से ही शादी करनी है। सिद्धार्थ के साथ उनका रिश्ता सिर्फ एक फ्लिंग था। जैसे ही रणबीर का रास्ता साफ हुआ, आलिया ने मौका देखते ही चौका मार दिया। इसे दोस्ती कहें या कैलकुलेटेड मूव। लोग कहते हैं आलिया सोलो हिट देती हैं, पर सच तो ये है कि राजी देशभक्ति की वजह से चली और गंगूबाई भंसाली के नाम पर। जब असली सोलो फिल्म जिगरा आई तो वो 100 करोड़ के बजट पर सिर्फ 32 करोड़ पर ढेर हो गई। बिना किसी बड़े डायरेक्टर या गॉडफादर के आलिया का स्टार पावर 0 है। आलिया का फ्यूचर अब खतरे में दिख रहा है। उनकी फिल्म अल्फा स्पाई यूनिवर्स को लेकर कोई हाइप नहीं है, क्योंकि ऑडियंस अब यूआरएफ से बोर हो चुकी है और लव एंड वॉर का बजट इतना बढ़ गया है कि उसे हिट होने के लिए 800 करोड़ चाहिए। क्या आलिया डूबते हुए जहाज को बचा पाएंगी या ये उनके करियर का अंत है? आलिया भट्ट को लगता है कि उनकी पीआर बिल्ट इमेज सबको इम्प्रेस कर रही है, लेकिन बॉलीवुड की असली शेरनियों ने उन्हें कब का एक्सपोज कर दिया है। सबसे पहले बात कंगना रनौत की। कंगना ने आलिया को लिटरली पापा की परी और करण जौहर की पपेट बुलाकर उनकी असलियत दुनिया के सामने रख दी। कंगना ने साफ कहा, अगर आप करण जौहर की कठपुतली हैं तो मैं आपको सक्सेसफुल नहीं मानती। कंगना ने आलिया को डम और मीडियोकर तक कह दिया, क्योंकि आलिया ने हमेशा आउटसाइडर्स के रास्ते ब्लॉक किए हैं। लेकिन सिर्फ कंगना ही नहीं, ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में आलिया की सक्सेस पर ऐसी बात कही जो सीधा निशाने पर लगी। ऐश्वर्या ने बिना नाम लिए हिंट दिया कि आलिया को जो अपॉर्चुनिटीज और सपोर्ट सिल्वर प्लैटर पर मिला है वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल रहा है। आलिया भट्ट के लिए सबसे बुरा दौर तब आया जब पूरा देश सुशांत सिंह राजपूत के लिए रो रहा था। तब आलिया का एक पुराना कॉफी विद करण वीडियो आग की तरह फैल गया, जहां उन्होंने बड़े ही घमंड से पूछा था, सुशांत सिंह राजपूत हु? लोगों का गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उनकी फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर यूट्यूब पर दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड वीडियो बन गया। ये सिर्फ एक फिल्म का बॉयकॉट नहीं था, बल्कि उस नेपो गैंग के खिलाफ एक जंग थी जिसका चेहरा आलिया भट्ट बन चुकी थी। उस दिन समझ आया कि पापा की परी होना हर बार काम नहीं आता जब जनता अपने पर उतर आए। लेकिन इस नफरत से सबक लेने की जगह आलिया का एक और एरोगेंट रूप सामने आया। जब उनसे बार बार नेपोटिज्म और ट्रोलिंग पर सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ी ही बेरुखी से कहा, आई कांट कीप डिफेंडिंग माई सेल्फ, इफ यू डोंट लाइक मी डोंट वॉच मी। तो दोस्तों, ये था आलिया भट्ट का असली चेहरा, जिसे उनकी पीआर टीम ने सालों से पर्दे के पीछे छुपाया था। फैमिली कंट्रोवर्सीज से लेकर करियर स्नैचिंग तक। क्या वो वाकई एक सुपरस्टार है या सिर्फ एक कैलकुलेटेड प्रोडक्ट? अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और बॉलीवुड की ऐसी ही अनफिल्टर्ड सच्चाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सपोज्ड वीडियो में। गुड बाय।